रही है या नहीं? नमामि तक तो पहुंच रही है, बाकी लोगों का क्या कहना है? स्नेहा? स्नेहा आवाज क्लियर आ रही है? यश? यश ने तो बता दिया। मृत्युंजय? मृत्युंजय तुम टाइप करके भी बता सकते हो मैसेज में, जैसे बाकी लोग बता रहे हैं। तो यश, जो तुम्हें वॉइस की प्रॉब्लम है यार, वो हो सकता है तुम्हारे एंड पे नेटवर्क में एरर हो, है ना? तुम्हारे एरिया का नेटवर्क थोड़ा कम स्ट्रांग हो, क्योंकि मेरे यहाँ तो अच्छा नेटवर्क है, यहाँ पे मैंने लाइन लगवा रखा है। तो यहाँ मेरे एंड से स्पीड की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है तो ऐसा कर सकते हो, एक बार मीटिंग एग्जिट करके दोबारा एंटर करके देख लो, है ना? तो दूसरी बार में शायद कनेक्शन बेटर स्टेब्लिश हो जाए। तो ऐसा करके देख लो एक बार। हाँ नमामि, तुम बताओ क्या कह रही थी? व्हाट इज योर क्वेरी? सर मुझे एक क्वेरी है, जैसे कि एटॉमिक मास से रिलेटेड, जैसे हाइड्रोजन का 1 AMU एटॉमिक मास होता है, बट एनसीईआरटी बुक्स में 1.6736 मतलब पॉइंट्स में दिए हैं। तो हम राउंड फिगर में याद करें कि वो पॉइंट्स में हमें प्रिसाइजली याद करना जरूरी है? आप लोग राउंड फिगर में याद करो, है ना? जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU 1 पॉइंट समथिंग होता है ना, कितना दिया है? हाँ। 1.06 कुछ दिया होगा। एक सेकेंड में अपना मोबाइल साइलेंट कर लूँ। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है वो 1.6 नहीं होगा नवामी, 1.06 होगा। 1.0078 दिया है। हाँ, 1.007 दिया है। तो ये जो यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ, और क्योंकि 1.007। बोलो। इस वजह से आंसर्स भी वेरी हो जाते हैं एनसीईआरटी बुक से। और क्या जेईई के एग्जाम में हमें राउंड फिगर में ही ऑप्शंस में अवेलेबल होगा कि उसमें भी ऐसे पॉइंट में ऑप्शंस होंगे? तो क्या याद करना चाहिए हमें? याद अपन को राउंडेड वैल्यूज ही याद करनी है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे तो डेसिमल के थर्ड प्लेस पर नंबर जाके स्टार्ट हो रहा है ना? यस। तो यस। दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 itself. द फाइनल आंसर वोंट वेरी मच, है ना? फाइनल आंसर में जो एरर आएगा वो नेग्लिजिबल होगा। ठीक है? तो फॉर द सेक ऑफ convenience from calculation point of view, we take or we remember rounded off values always. ठीक है? क्लियर हुआ ना मामी? क्लियर हो गया क्या? यस सर। ठीक है। तो ये तो चलो ठीक है, ये तो टेक्निकल डाउट हो गया। मैं तो इन जनरल पूछ रहा था कि किसी को इन जनरल कोई डाउट है क्या? इन जनरल एज इन पढ़ाई कैसे करनी है, आईटी जेई का एग्जाम क्या होता है, वगैरह। मतलब सीधी सी बात ये है कि आप जो गेम खेलने वाले हो, पहले तो उस गेम के रूल्स तो पता होने चाहिए ना। कि जैसे मान लो हम क्रिकेट खेलना स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये हमें पता तो होना चाहिए बैट क्या होता है, बॉल क्या होता है। रूल्स ही नहीं पता होगा तो गेम कैसे खेलेंगे, है ना? इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो, नॉन टेक्निकल कोई भी डाउट हो, तो पूछ सकते हो अभी, क्योंकि पहली क्लास है इसलिए। मतलब बाद में भी पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी सर, एक्चुअली नेटवर्क चले गए थे। हाँ मृत्युंजय, अभी शायद तुम्हारा आ गया नेटवर्क, है ना? हाँ सर, अभी आए। वो एक्चुअली क्या था, फोन आ गया तो पापा का, तो हाँ फिर वो हाँ। ध्यान नहीं दिया, फिर नेट नहीं चल रहा था। अच्छा अच्छा, कोई कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। तो any refresher we should use? Navami is asking. No, I won't recommend any refresher, क्योंकि अभी रेजोनेंस का जितना मटेरियल है आप लोग उतना ही नहीं कर पाओगे पूरा, है ना? तो फिर किसी रिफ्रेशर यूज करने का पॉइंट ही नहीं उठता। आपको बस एक चीज फॉलो करना है ड्यूरिंग द एंटायर एकेडमिक ईयर, कि जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है ना, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना बस पकड़ के रखो, उतना होल्ड करके रखो। ठीक है? एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल हम मेनली दो चीजों पे फोकस करेंगे। दो चीजों पे जो हम फोकस करेंगे, एक तो होगा एनसीईआरटी, है ना? और दूसरा होगा रेजो का मटेरियल।
ठीक है, रेजो का मटेरियल मतलब नहीं मृत्युंजय, तुमने कुछ अभी मिस नहीं किया है ना। और मैं रेजो अभी का ज्वाइन किया हूँ तो रेजो फिर का मटेरियल इसमें हम 3 चीजें इंक्लूड होती हैं। एक तो हम जो क्लास नोट्स बनाएंगे वो, ठीक है, फिर आपका डीपीपी शीट वगैरह, फिर जो आप टेस्ट वगैरह दोगे वो, ठीक है। इतना इतना हमको बस पकड़ के चलना है, ठीक है। एनसीईआरटी में जितना दिया है वो हमें पता होना चाहिए, और रेजो में जो जो क्लास नोट्स में पढ़ाया जा रहा है वो, जो होमवर्क दिया जा रहा है वो, और फिर जो टेस्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो, ठीक है। अगर इतना आपने करके चल रहे हो, इतना मेंटेन करके चल रहे हो, तो आई कैन गारंटी दैट यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स बोथ इन स्कूल्स एज वेल एज इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो अपना फोकस यस केवल इतने कंटेंट पे रखना है ना। और कोई डाउट किसी को? सर, अब तक आपने कुछ पढ़ाया क्या प्रीवियस क्लासेस पे? नहीं, मैंने अभी प्रीवियस क्लासेस में कुछ पढ़ाया नहीं है, बट मैंने 2 लिंक शेयर किए थे स्टूडेंट्स को देखने के लिए, है ना। जी सर। तो हाँ। वो जो लिंक है वो मैं तुम्हें भी बता दूंगा, तो वो देख लेना, यस सर। है ना। तो बाकी ये जितने भी लेक्चर्स हैं अपने, ये रिकॉर्ड होते रहते हैं, जैसे ये वाला जो लेक्चर है ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो जी ऐसा कुछ भी कंटेंट नहीं है जो तुमसे मिस हो जाएगा, जी ठीक है। सर। तो उस बारे जी में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यस, तुम्हारा जो कंसर्न है कि वॉइस ऑडिबल नहीं है, मैं वही कह रहा था कि एक बार तुम एग्जिट करके दोबारा एंटर करके देखो। तो ठीक है, फिर अपन पढ़ना स्टार्ट एक्सक्यूज मी, अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर किसी और को कोई डाउट है तो पूछ। नहीं सर, चालू करते हैं। और किसी को मृत्युंजय के अलावा और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। मृत्युंजय, आज तुम्हारा पहला दिन है क्या रेजोनेंस में? मतलब जो नया स्टूडेंट ज्वाइन हुआ है वो तुम ही हो क्या? मृत्युंजय, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही आ रही। हाँ, मैं वही पूछ रहा था कि जो नया स्टूडेंट जिसने आज ज्वाइन किया है वो नया स्टूडेंट तुम ही हो क्या? बताओ। हाँ सर, आ रही है। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज तुमने आज ही ज्वाइन किया है क्या, ये पूछ रहा हूँ मैं। नो सर, मैं एक्चुअली एक्चुअली 24 को, जहाँ 24-25 को ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा, और जो ठीक है। आपने लास्ट मीटिंग पे मैं ज्वाइन कर रहा था, लेकिन आपने एक्सेप्ट वो चालू नहीं की थी। हाँ हाँ, वो तो मैं समझ गया, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर अपन पढ़ना चालू करते हैं। एक बार मेरे को याद दिला दो, नमामि सेकेंड लेक्चर तक आप लोग ने देख लिया है ना? तो सेकेंड लेक्चर में लास्ट टॉपिक क्या था? सर आपने कुछ क्वेश्चंस दिए थे बट मोल कंसेप्ट ही चल रहा था। हाँ, तो क्वेश्चन मोल कंसेप्ट इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री चल रहा होगा ना? हाँ, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में आप मोल कंसेप्ट पे थे, हाँ, तब आपने वहां समझ तक गया। पढ़ाया था। तो उसमें एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट था वो बता सकती है एक बार? एग्जैक्टली लास्ट में अभी आपने क्वेश्चन दिया था, फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर लेफ्ट। ओके ओके, ठीक है, समझ गया मैं। तो चलो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं, है ना। एक दो लेक्चर ही हुए तो हम दोबारा स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेते हैं, जी ठीक सर, है। थैंक यू सर। हाँ, तो जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, राइट। ये हमारा पहला चैप्टर है जो हम पढ़ने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। और तो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एटम क्या होता है, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट हो बीच में तो पूछ लेना, है ना। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल, कॉपी में नोट भी करते जाना साथ में, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर,
है ना, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। इसका क्या मतलब है कि हमें ये बात पता है कि कोई भी चीज मतलब कोई भी जो मैटर है वो किससे मिलके बना है, एटम से। तो हम कहते हैं कि एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है, ये बात हमने 9th 10th क्लास में सीखी हुई है। और एटम के एग्जांपल्स क्या क्या है? सर ऑक्सीजन, हाँ बिल्कुल, एटम के एग्जांपल हैं जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एटम, क्लोरीन। हाइड्रोजन एटम, क्लोरीन एटम वगैरह। तो ये जो एक अल्फाबेट होता है, या एक एक जो अल्फाबेट तो कहना गलत होगा, ये जो एक सिंबल होता है, ये एक सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? एक एटम को। एटम। ठीक है, फिर अगली इसमें डेफिनेशन आती है मॉलिक्यूल। आप लोग खुद को अनम्यूट कर दो जब कोई डाउट हो तो, सॉरी, सब लोग खुद को म्यूट कर लो, कोई डाउट हो तो फिर अनम्यूट कर लेना बोलते टाइम। ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज इसमें आ रहा है अभी। तो सेकंड है फिर मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल वो पार्टिकल होता है जिसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है ना, पार्टिकल हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये जितनी भी डेफिनेशंस अपन लिख रहे हैं ये रटने की है, याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, बस ये हम समझने के लिए लिख रहे हैं, है ना। तो अपन को समझ में आना चाहिए कि अपन क्या लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं। पार्टिकल हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और इट इज it may be it may be a single atom or group of atoms। ठीक है, इट हैज, इसको ऐसे लिख लो, इट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, राइट। तो अब यहां पर देखो, एक सेकेंड, इसका मतलब क्या है इसको समझ लेते हैं हम। देखो, मॉलिक्यूल इट में बी ए सिंगल एटम या एक ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है, ये लाइन तो अभी हम समझ लेंगे। इट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, है ना, ये मेन वर्ड है जो इंपॉर्टेंट है, कि मॉलिक्यूल वो एंटिटी होती है जिसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है अपने आप में। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है कि जैसे जैसे कोई ह्यूमन बीइंग है ना, ये कोई ह्यूमन बीइंग है, तो इस ह्यूमन बीइंग का अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ना, ये ह्यूमन बीइंग अपने आप में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, और कोई दूसरा ह्यूमन बीइंग वो भी अपने आप में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम अगर हम मान लो कि इसका जो हैंड है, इसका जो हाथ है, वो हाथ काट दें इस ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, तो ये मान लो ये इसका जो है, ये इसका कटा हुआ हाथ है जो हमने यहाँ से काट दिया। तो अब ये जो इसका हाथ है ना, दिस हैंड वोंट हैव एनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, है ना। ये जो हैंड है अब ये तो यूजलेस हो गया, है ना, ये तो अपने आप में कुछ काम कर नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये हैंड कब तक एग्जिस्ट कर सकता है? जब तक ये बॉडी से कनेक्टेड है ना, या हम कह सकते हैं जब तक ये ब्रेन से कनेक्टेड है ना, तब तक ये हैंड काम कर सकता है। तो इसका मतलब इस हैंड का एक डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का ये मतलब होता है। तो मॉलिक्यूल वो चीज होती है जिसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, है ना। ये जो दो वर्ड्स हैं ये मेनली आपको ध्यान रखने हैं मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, तो मैं 5 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ, यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। तो मॉलिक्यूल, देखो अब मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, है ना। मॉलिक्यूल दो टाइप के कौन कौन से होते हैं? एक होता है एलिमेंट, एक होता है एलिमेंट, और
दूसरा टाइप होता है कंपाउंड, राइट। एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। तो एलिमेंट किसे कहते हैं? देखो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन देखो, इसमें भी सिंगल एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ एटम्स की जब हम बात कर रहे हैं तो एलिमेंट वो मॉलिक्यूल होता है जिसमें सेम टाइप के एटम्स होते हैं, है ना, जिसमें सेम टाइप के एटम्स होते हैं, सेम टाइप, सेम टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। और कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड क्या होता है? जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। तो अब देखो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एलिमेंट जो कि सेम टाइप के एटम से मिलके बना है, जैसे हाइड्रोजन गैस H2। अच्छा यश, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? तो यार इसमें मैं क्या करूँगा, कोई आवाज नहीं आ रही तो दिक्कत, अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर नेटवर्क सही आ रहा है क्योंकि बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है, तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता अभी। उसमें उसका सोल्यूशन फिर यही है कि तुम, मैं जब रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा तो रिकॉर्डिंग देख लेना। मे बी यश हैजंट अनम्यूटेड हिमसेल्फ। नहीं नहीं, उसे मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, तो वो तो नेटवर्क में एरर होगा ना। सर जैसे कहिए कि जैसे तो अपना माइक पीसी पे टेस्ट ऑडियो कर ले तो उस पर क्लियर हो जाएगा। पीसी पे क्या कर ले? कट करके ऑन करेगा तो उस पे आता है कि टेस्ट कंप्यूटर ऑडियो एंड वीडियो, जिस पे क्लिक करेगा तो उस पे जो उसके सुटेबल ड्राइवर होगा वो ऑन हो जाएंगे, तो उसको आवाज आने लगेगी। यश, ये जो मृत्युंजय जो बोल रहा है वो तुम सुनो ध्यान से और इसको एग्जीक्यूट करो। मृत्युंजय एक बार दोबारा बोलो धीरे धीरे, है ना। जूम अपना कट करो या तो ऐसा, फिर वापस जब तुम सुनो सुनो एक मिनट, लेकिन उसको तो आवाज नहीं आ रही होगी ना। तुम ऐसा सर करो, जो चीज तुम बोल रहे हो ना उसको मैसेज में लिख दो, ग्रुप चैट में। यस सर। तो ट्राई कर यश, एक बार ट्राई करके देख लेना। सर तो ये लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा है या फोन से कर रहा है? क्योंकि जब हम फोन से करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है कॉल वाया डिवाइस ऑडियो, तो उस पर क्लिक करते हैं तब आपकी आवाज आती है। तो मे बी उसने ऐसी कोई सेटिंग अभी तक नहीं की होगी, इसलिए उसे दिक्कत आ रही है। तो नवामी प्लीज तुम भी ये चीज लिख दो जो तुमने बोला अभी चैट में, यस सर। है ना। तो वो दोनों के मैसेजेस देख लेगा, फिर देखते हैं आगे। हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं सभी लोग, एक बार यश की हेल्प कर दो। मोबाइल से एक्सेस कर रहा है वो। यश एक बार जो नमामि ने लिखा है वो ट्राई करके देखो।
यस शायद इसमें दिख, पार्टिसिपेंट्स में तो दिख रहा है यार, वो पार्टिसिपेंट्स पे तो दिख रहा है, फिर यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा चैट, ग्रुप चैट में? हाँ यश आवाज आ रही है तुम्हें? ओके, थैंक्स मृत्युंजय एंड नमामि फॉर हेल्पिंग me as well as Yash. So let's move on with our discussion. Okay, तो हम ये बात कर रहे थे, हम एलिमेंट की बात कर रहे थे, राइट? तो एलिमेंट वो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल के दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट वो मॉलिक्यूल होता है जो सेम टाइप के एटम्स से मिलके बना होता है, और कंपाउंड वो मॉलिक्यूल होता है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलके बना होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन, फिर अनदर एग्जांपल में भी क्लोरीन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, ओजोन। ठीक है, ये 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 सारे वो मॉलिक्यूल्स हैं जो एलिमेंट है। और फिर कंपाउंड के एग्जांपल देखो, जहां पर डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे, है ना, जैसे वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो नेचर में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस अगर आप देखोगे, अगर किसी बलून में अगर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है ना, हाइड्रोजन गैस अगर किसी बलून में भरी हुई है, तो जब आप उसको माइक्रोस्कोप से जब उसके पार्टिकल्स को देखोगे, तो पार्टिकल कैसे दिखेंगे? ये एक पार्टिकल होगा, ये दूसरा पार्टिकल होगा, ये तीसरा पार्टिकल होगा, ये चौथा, ये पांचवा, और एक पार्टिकल कैसा दिखेगा अपन को? इस तरह का। ठीक है, तो ये एक पार्टिकल मतलब ये एक मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, जिस तरह से ये एक ह्यूमन बीइंग, इसका अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस था, इसका अपने आप में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस था, सिमिलरली इस एक मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है अपने आप में, ये दूसरा मॉलिक्यूल है जिसका अपने आप में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो अब ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, ये अगर सेम टाइप के एटम से मिलके बने हो तो उसको एलिमेंट बोल देते हैं, और अगर डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बने हो तो कंपाउंड बोल देते हैं। जैसे हाइड्रोजन H2, ये सेम टाइप के एटम से मिलके बना है ना, दो हाइड्रोजन एटम, तो ये एलिमेंट हो गया। और अगर ये हाइड्रोजन गैस की जगह अगर ये वाटर का सैंपल होता, हाइड्रोजन गैस की जगह अगर बलून में पानी भरा होता, है ना, वाटर, तो उसमें जो पार्टिकल्स होते वो क्या होते? H2O, है ना। तो H2O का स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? ये हो जाता है H2O का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये अपने आप में एक पार्टिकल है, ये मॉलिक्यूल है जो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना है, एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। तो बेसिकली एलिमेंट और कंपाउंड में ये डिफरेंस होता है ना। तो ये बहुत बेसिक टर्म्स है, एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, सभी लोगों को ये क्रिस्टल क्लियर याद होना चाहिए। और ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, ये सब किससे मिलके बनते हैं? दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, और एटम क्या है? सबसे छोटा पार्टिकल। ठीक है, तो आई होप ये वाला पोर्शन तो क्लियर हो गया होगा सबको। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो अगला पोर्शन है इसमें एटॉमिक, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट लिखो इसमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए थे, है ना। तो सभी पॉइंट्स को हम एक एक करके गो थ्रू कर लेते हैं।
ये हमने 10th क्लास में पढ़े हैं, डाल्टन से 10th में नहीं 9th में पढ़े होंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट्स, है ना। तो ईच एलिमेंट, डाल्टन ने क्या क्या पॉइंट्स कहे थे एक एक करके देख लेते हैं। ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, है ना। हर एक एलिमेंट एटम्स से मिलके बनता है, ठीक है। इसका हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन गैस की, H2, ये एक एलिमेंट है जो कि दो हाइड्रोजन एटम से मिलके बना है ना। दिस इज वन हाइड्रोजन एटम, दिस इज अनदर हाइड्रोजन एटम, राइट। तो ये पहला पॉइंट हो गया, सिंपल है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट बस अपन रिवीजन करने के लिए लिख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। स्कूल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी नहीं आएंगे ये, और स्कूल एग्जाम्स में भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो बस आप इसको ऐसे ही लिख लो, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो इनको। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल या फिर सेम, ठीक है। एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं वो सेम होते हैं, है ना। जैसे जैसे हम H2 की बात करें तो यही वाला एग्जांपल देख लेते हैं, H2 अगेन। तो इसमें जो दो एटम है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन एटम सेम होंगे, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन एटम एग्जैक्टली सेम होंगे, दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, दोनों का मास सेम होगा, ठीक है। तो ये था डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी का सेकेंड पॉइंट। फिर थर्ड पॉइंट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स possess different properties, right। तो एक सेकेंड, हाँ। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स पोजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एग्जांपल। डिफरेंट एलिमेंट्स की बात हो रही है ना इस बार, डिफरेंट एलिमेंट्स, तो दो अलग अलग एलिमेंट्स ले लो। एक हमने ले लिया हाइड्रोजन गैस, एक हमने ले लिया ओजोन गैस O3। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम की बात करें तो हाइड्रोजन गैस कौन से एटम से मिलके बना है, हाइड्रोजन एटम से। और ओजोन गैस कौन से एटम से मिलके बनी है, ऑक्सीजन एटम से। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है ना। तो यहाँ पे देख लो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ऑक्सीजन से डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ है एटम्स आर इन, या इसको ऐसे लिख लो, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना। एटम्स को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। तो डाल्टन ने ये कहा था कि, इसका हम एग्जांपल इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे H2 प्लस O2, इन दोनों की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, H2O, ठीक है। तो हम इस रिएक्शन को जब बैलेंस करते हैं तो ये इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो जाती है ना। तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम। ये कह रहा है कि देखो, एटम ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, मतलब जितने एटम्स आप रिएक्शन के या प्रोसेस के स्टार्टिंग में लेके चले थे उतने ही एटम्स प्रोसेस के खत्म होने के बाद आपको मिलेंगे, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस
जैसे स्टार्टिंग में हाइड्रोजन के कितने एटम्स थे, 2 2 ज़ा 4, 4 हाइड्रोजन एटम्स स्टार्टिंग में थे, तो फाइनली भी आपको कितने मिलेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 हाइड्रोजन एटम्स, राइट। सिमिलरली ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में 2 ऑक्सीजन एटम्स थे, तो एंड में भी 2 ऑक्सीजन एटम्स हमें मिलेंगे, है ना, 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमेशा ही किसी भी रिएक्शन में बैलेंस करने के बाद जितने एटम्स स्टार्टिंग में होते हैं उतने ही एंड में होते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि ना एक्स्ट्रा एटम्स कहीं से क्रिएट होते हैं और ना ही ओरिजिनल एटम्स जो थे वो डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, तो एटम्स जब कंबाइन होते हैं, एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, वो एलिमेंट और कंपाउंड दो चीजें फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो अभी हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था, अगर सेम टाइप के एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, सेम टाइप के एटम्स अगर कंबाइन हो रहे हैं तो वो एलिमेंट बन जाएगा, और अगर डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो वो कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, है ना। एटम्स जब कंबाइन होंगे तो या तो एलिमेंट फॉर्म करेंगे या कंपाउंड फॉर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट है, इन अ गिवन कंपाउंड द number and kinds of atoms are is constant, ठीक है। तो किसी कंपाउंड में जो नंबर और जो नंबर और टाइप ऑफ एटम्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, इसके एग्जांपल देखो, नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स इज कांस्टेंट किसी भी एक गिवन कंपाउंड में, गिवन कंपाउंड जैसे हमने मान लो वाटर कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो ये वाटर अपने आप में एक कंपाउंड है ना। तो वाटर आप कहीं से भी लोगे, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सोर्स, ठीक है। इट कैन बी टैप वाटर, नल का पानी हो सकता है, वो नदी का पानी हो सकता है, कोई भी पानी हो, उसका फॉर्मूला हमेशा H2O ही होगा। इसका मतलब उसमें हमेशा 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स कांस्टेंट रहेंगे, और कौन कौन से तरह के एटम्स हैं वो भी कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। जैसे वाटर में 2 तरह के एटम्स हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। तो काइंड्स ऑफ एटम्स विल आल्सो बी कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो ये कुछ सिंपल सिंपल पॉइंट्स थे जो डाल्टन ने प्रपोज किए थे रिगार्डिंग एटम एंड अदर स्मॉल पार्टिकल्स। तो मैं 10 सेकंड का पॉज लेता हूँ, आपको किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है ना। तो फिर हम अगली स्लाइड पे आते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या होता है,
एटॉमिक मास की पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज द मास, इट इज द मास ऑफ एन एटम compared with 1/12 the mass of one atom of carbon 12 isotope, right? तो देखो, इस डेफिनेशन को अपन समझते हैं। डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है? इट इज द मास ऑफ एन एटम कंपेयर्ड विथ 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। काफी लोगों को डेफिनेशन याद भी होगी क्योंकि हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो होता यह है कि कार्बन 12 का अपन ने एक आइसोटोप लिया, ठीक है। कार्बन 12 के आइसोटोप की बात हो रही है। तो कार्बन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? कार्बन के 2 आइसोटोप हमने पढ़े हैं, एक तो C12 होता है और एक C14 होता है। C12 एंड C14, ठीक है। आइसोटोप की डेफिनेशन सब लोग को याद होगी, 10th क्लास में हमने पढ़ी है। आइसोटोप क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। तो आइसोटोप मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, क्या था, ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पे, सेम एटॉमिक नंबर बट different atomic mass are isotopes, right? तो हाँ, कौन बोल रहा है? मृत्युंजय सर, ये कह रहे सर, एटॉमिक मास की डेफिनेशन ये भी तो होती है ना सर, 1 मोल ऑफ 1, एक सेकंड, हाँ हाँ, आराम से 1 सोच लो। मोल ऑफ एटम। तुम्हारी आवाज गायब हो गई। सर एक सेकंड याद कर रहा सर, अभी 10th पे ही पढ़ी थी, 1 एटॉमिक मोल करके सर था। याद कर लो आराम से, फिर अभी नहीं याद आ रहा हो तो जी बाद में सर, पूछ लेना याद करके आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जी सर, है ना। बात जब याद आ जाए, जी अगर कॉल करके पूछना हो तो कॉल करके पूछ लेना बाद में, जी या सर, नेक्स्ट क्लास में पूछना ठीक हो है, तो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू में पूछ करिए। लेना, ठीक है। हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि सेम सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास को हम आइसोटोप्स बोलते हैं। तो ये दोनों आइसोटोप्स हैं, कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं। कार्बन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है ना। तो सेम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास डिफरेंट। तो ये वाला जो कार्बन है, इसका अगर हम 12 एटॉमिक मास ले लें और इसका हम 14 एटॉमिक मास ले लें, तो ये देखो, ये एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो गए, डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो ये दोनों आइसोटोप्स हैं। तो ये जो डेफिनेशन है, इसमें जो रेफरेंस माना है वो C12 आइसोटोप है ना। C12 आइसोटोप मतलब ये वाला, कार्बन के इस आइसोटोप की बात हो रही है, या आसान भाषा में हम कहें तो कार्बन के इस टाइप के एटम की बात हो रही है ना। कार्बन के 2 टाइप के एटम होते हैं, डेफिनेशन में हम इस टाइप के एटम को कंसिडर कर रहे हैं। तो अब डेफिनेशन पे दोबारा आते हैं। कंपेयर्ड विथ 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 का एक एटम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये कार्बन 12 का एक एटम है ना, अपन ने एटम को बड़ा कर दिया, दिस इज 1 C12 एटम। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। तो कार्बन 12 के एक एटम का मास मान लो x है ना। इस एक एटम का मास मान लो x है। तो 1/12 द मास, तो जो टोटल मास है उसका 1/12 हिस्सा। तो पहले तो इस एटम को 12 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करो। तो ये मान लो एक पार्ट हो गया, ये एटम का सेंटर है, ये एक पार्ट हो गया, ये दो दो पार्ट हो गए, 3, ठीक है। 1 2 3, इस तरह से मान लो इस एटम को हमने 12 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो
उसमें से हमें एक पार्ट को कंसीडर करना है ना, 1/12, मतलब एक पार्ट को कंसीडर करना है। तो मान लो कि हमने ये वाला पार्ट उठा लिया, ये जो एक पार्ट है, ठीक है, इसको हमने रिमूव कर दिया। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस विल रिप्रेजेंट 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, है ना। ये वाला जो एक पार्ट है ये डेफिनेशन के इतने पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं कि एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम। एक एटम के मास को हमें कंपेयर करना है किससे? इससे। तो मास को कंपैरिजन करने की बात हो रही है, तो हम हम एक वेइंग बैलेंस इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। वेइंग बैलेंस मतलब एक तराजू होता है जो कुछ इस तरह का दिखता है ना। ये सभी लोगों ने देखा ही होगा कभी ना कभी जिंदगी में। तो ये जो अपना वेइंग बैलेंस है, देखो जिस एटम का हमको मास निकालना है, ठीक है, उस एटम को अपन ने रखा एक साइड में, और दूसरी साइड में हमने क्या रखा? 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। इसको उठा के अपन ने रखा यहाँ दूसरे साइड में, ये, ठीक है। तो अब बात ये होती है कि इस एटम का मास निकालने के लिए अपन को ये वाला जो ग्रीन वाले पार्टिकल है, ये जो ग्रीन वाला सब्सटेंस है, ऐसे अपन को कितने सब्सटेंसेस रखने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आप हीलियम की बात करो, अपन ने मान लिया कि ये हीलियम एटम है ना। ये वाला जो एटम है ये एक हीलियम एटम है। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि हीलियम एटम को बराबर वेट करने के लिए एक साइड पे अगर आप हीलियम एटम रखोगे लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में आपको ग्रीन वाले कितने पार्ट्स रखने पड़ेंगे? 4, है ना। एक तो ये है, 2, 3। ये डायग्राम वगैरह कॉपी में बनाने की जरूरत नहीं है, बस इसको ऐसे समझ लो। कोई चाहे तो रफ में बना भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसे जब अपन 4 पार्ट्स इस साइड रखेंगे राइट साइड में, तो वो एक हीलियम एटम को बराबर बैलेंस करेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हीलियम एटम का मास है वो इस एक पार्टिकल का 4 टाइम्स है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो देखो फिर एंड में क्या किया गया बाद में, कि ऐसा बोल दिया गया कि जो 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप है, उसको क्या बोल दिया गया है? 1 AMU, है ना। और 1 AMU की वैल्यू क्या होती है? वो डिफाइन की गई है 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम, है ना। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। ये कुछ कुछ सिंबल्स हो सकता है, ये वाला सिंबल समझ में ना आ रहा हो लोगों को। इसका मतलब ये होता है 1.66 इंटू 10 पावर में -24, और ये नीचे आ जाएगा ग्राम, ठीक है। तो 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, है ना। मतलब ये वाला टर्म 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, मतलब इस पोर्शन का मास, ये जो एक यूनिट अपन ने अलग की थी, इसके इस एक यूनिट का मास कितना डिफाइन कर दिया गया? 1 AMU, ठीक है। और 1 AMU की वैल्यू कितनी बताई गई एक्सपेरिमेंटली? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपन को याद रखना है सभी को, है ना। तो ये बेसिकली यूनिट कन्वर्जन है। जिस तरह से अपन किलोग्राम ग्राम को लिखते हैं ना, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम जब अपन लिखते हैं, तो यहाँ पर ये देखो, ये भी एक यूनिट है वेट की, किलोग्राम, और ग्राम भी एक यूनिट है वेट की।
तो एक ही प्रॉपर्टी की दो यूनिट्स को अपन ने आपस में रिलेट कर दिया। वो सेम चीज अपन ने यहाँ पर की है, ठीक है। AMU भी वेट की यूनिट है, ग्राम भी वेट की यूनिट है, तो एक ही प्रॉपर्टी की दो यूनिट्स को अपन ने इस फॉर्मूले के थ्रू रिलेट कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली एक यूनिट कन्वर्जन है। अगर आपको AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो हम इस तरह से करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपन को ध्यान में रखना है ना। ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपन को ध्यान में रखना है। तो देखो, जब ये पता चल गया अपन को कि ये एक ग्रीन वाले, ये जो मास है ये ग्रीन वाले पार्ट का है ना, इसको अपन ने 1 AMU डिफाइन कर दिया। तो जब इसको 1 AMU डिफाइन कर दिया, और ये देखो यहाँ पर ऐसे 4 पार्ट्स जो हैं वो हीलियम एटम को बैलेंस करने के लिए यूज हो रहे हैं। तो जब एक पार्ट का मास 1 AMU है, तो 4 पार्ट का टोटल मास कितना हो जाएगा, 4 AMU, है ना। इसका मतलब हीलियम एटम का मास भी कितना हो जाएगा, 4 AMU, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी एटॉमिक मासेस हैं जो हम पढ़ते हैं, है ना, जैसे हाइड्रोजन का मास 1 AMU, हीलियम का 4 AMU, वो सब इस तरह से निकाला गया था और डेफिनेशन को इस तरह से समझा गया था। एटॉमिक मास किसी भी एटम का क्या होता है, इट इज द मास ऑफ एन एटम, जिसको कंपेयर किया गया है कार्बन 12 के आइसोटोप के एक एटम के 1/12वें हिस्से से, ठीक है। तो मैं 5 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ, आप लोग आराम से देख लो और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर इसमें स्पेसिफिकली कार्बन 12 का ही आइसोटोप क्यों लिया गया, कार्बन 14 का क्यों नहीं, डिफरेंस क्या है? देखो, ये कार्बन 12 का आइसोटोप इसलिए लिया गया है क्योंकि कार्बन 12 जो है वो मोस्ट अबेंडेंट आइसोटोप है ना, कार्बन 14 की तुलना में। नेचर में अगर आप देखो तो कार्बन जो है वो हमें 12 एटॉमिक मास के फॉर्म में ज्यादा मिलेगा, 14 एटॉमिक मास के फॉर्म में बहुत कम मिलेगा। ये वाला जो कार्बन का जो ये वाला टाइप है, ये रेडियो एक्टिव होता है, जो बहुत ही रेयरली अवेलेबल है नेचर में। तो जो हम कार्बन पढ़ते हैं नॉर्मली, 98% वो कार्बन 12 ही होता है ना। तो सीधी सी बात है कि जो एटम ज्यादा इजीली अवेलेबल हो उसी को वो ज्यादा इजीली एक्सेसिबल भी होगा, है ना। तो इसलिए उसको लेना ज्यादा फायदेमंद होगा, पहली चीज। ये रीजन क्लियर हुआ ना मामी? यस सर। तभी जब और अपन, सर यदि हम हाँ बोलो। उसके अवेलेबिलिटी की बात करें तो ऑक्सीजन क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि ऑक्सीजन भी बहुत एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड्स बनाता है। तो साइंटिस्ट ने कार्बन 12 लिया, वो समझ में आ गया, बट ऑक्सीजन या अदर एलिमेंट क्यों नहीं लिए? कार्बन 12 इसलिए लिया गया क्योंकि कार्बन सबसे ज्यादा अबेंडेंटली अवेलेबल एटम है नेचर में, है ना। 10th क्लास में आपने एक चैप्टर भी पढ़ा होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। यस। तो कार्बन इतना ज्यादा वर्सेटाइल एटम है कि ये सबसे ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है। तो केमिस्ट्री में इनफैक्ट कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए एक अलग ब्रांच ही बना दी गई है, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज प्योरली द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन। उन कंपाउंड्स का मैन्युफैक्चर कैसे होता है और फिर उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या है, उन कंपाउंड्स के यूजेस क्या है, ठीक है। तो कार्बन की अवेलेबिलिटी या कार्बन की वर्सेटिलिटी के कारण C12 आइसोटोप लिया गया है। और भी इसमें रीजंस हैं, जैसे कार्बन जो है वो बहुत ज्यादा वैसे रिएक्ट नहीं करता है कि वो, मतलब जैसे कार्बन का जो एटम है वो हम चाहे तो फ्री स्टेट में भी अपन को मिल जाएगा, ठीक है। फ्री स्टेट में इसको इजीली निकाला जा सकता है। बाकी जो एटम्स है वो कंबाइंड फॉर्म में ज्यादा मिलते हैं, उनको फ्री स्टेट में अलग करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो यस इस तरह के कुछ रीजंस हैं जो जिनके कारण कार्बन 12 को ज्यादा प्रेफर किया जाता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। और मैथमेटिकली भी अगर अपन देखें, जब तुम एटॉमिक मास की डेफिनेशन एनसीईआरटी वगैरह में पढ़ोगे तो उसमें ऐसा था हिस्ट्री में कि पहले ऑक्सीजन से कंपेयर किया गया था, फिर बाद में कार्बन 12 से कंपेयर किया गया। तो जब ऑक्सीजन से कंपेयर किया गया था तो उस टाइम ये देखा गया था कि ऑक्सीजन में जो एरर है वो ज्यादा आ रहे हैं कार्बन की तुलना में, है ना।
तो इस तरह के Yes, मल्टीपल sir. रीजन है जिसके कारण कार्बन 12 को प्रेफर किया जाता है। Okay, sir. ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और कोई डाउट तो नहीं है इस टॉपिक में किसी और No, को? sir. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना एटॉमिक मास हो गया। अगला टर्म है एटॉमिक मास में एक बात हमको और लिखनी है कि एटॉमिक मास किसी एटम का किसके बराबर होता है। एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन एएमयू। पहले तो ये लिख लेना, एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन एएमयू, है ना। एएमयू में जनरली हम एटॉमिक मासेस को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एटॉमिक मासेस किसके बराबर होता है? ये बात भी आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। एटॉमिक मास, जिसको हम मास नंबर भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड मास नंबर, है ना। ये किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ नहीं, सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में इस तरह से याद रखेंगे सिंबॉलिकली कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू पी, मतलब प्रोटॉन्स प्लस एन मतलब न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो देखो, एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन एएमयू, ये बात तो अभी हमने यहाँ पे देखी कि जब आप एएमयू से कंपेयर कर रहे हो तो वैल्यूज भी ऑफ कोर्स एएमयू में आएगी, है ना। एटॉमिक मास इज आल्सो कॉल्ड मास नंबर। एटॉमिक मास को हम मास नंबर भी कहते हैं, ठीक है। और मास नंबर या एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? किसी एटम में उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम के बराबर। तो एटॉमिक मास को मास नंबर क्यों कहा जाता है? कि देखो, किसी भी एटम का जो मास आता है, एटम में ध्यान से सुनना, एटम में 3 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सामने नेग्लिजिबल होता है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है तो हम कहते हैं कि किसी भी एटम का मास केवल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कारण ही आता है ना। ये बनते, यार म्यूट कर लो अपना माइक्रोफोन संजय। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे ये कोई एटम है, ये इसके ऑर्बिट्स हैं, है ना, और ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो 10th क्लास में हमने ये बात पढ़ी है कि एटम का जो पूरा मास है वो उसके न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब एटम का जो मास है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कारण आता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण एटम का मास नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए इसको एटॉमिक मास को मास नंबर भी बोला जाता है ना। मास नंबर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो नंबर है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इसी के कारण मास आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम हीलियम के एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना होता है? 4 AMU। तो जो 4 है, ये 4 कैसे आया, है ना। एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के। तो जब आप हीलियम का एटम देखोगे तो हीलियम के एटम में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 4, है ना। तो ये वैल्यू 4 कैसे आ गई? क्योंकि 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं हीलियम में। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो एटॉमिक मास है उसको मास नंबर उसको इसलिए कहा गया है ना। मास नंबर मतलब वो नंबर जिसके कारण मास आ रहा हो, ठीक है। तो वो नंबर क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कारण ही मास आता है ना। इसलिए इसको मास नंबर भी बोला जाता है, एटॉमिक मास को, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी एटॉमिक मास के रेलेवेंस में जो इम्पोर्टेंट थी, है ना। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं
जो कि है रिलेटिव एटॉमिक मास, है ना, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास विदाउट एनी यूनिट। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है एटॉमिक मास विदाउट एनी यूनिट। तो इसका ये मतलब होता है कि जो एटॉमिक मास जैसे 4 AMU है हीलियम का, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा हीलियम का? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास में सिंपली हम एटॉमिक मास की जो वैल्यू है, जो एटॉमिक मास की जो वैल्यू है उसमें हम यूनिट हटा देते हैं, तो सिर्फ नंबर बच जाता है। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास को हमें इस तरह से ध्यान रखना है, एकदम सिंपल वर्ड्स में। तो कहीं भी क्वेश्चन में अगर रिलेटिव एटॉमिक मास आए तो आप एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लो नॉर्मल तरीके से और उसमें फिर यूनिट को हटा दो। ठीक है, इतना अपन को ध्यान में रखना है। तो ये हो गया एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। अगला जो टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर, इट इज द नंबर ऑफ protons, the number of protons in an atom। ठीक है, तो किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। जैसे हमको हीलियम का एटॉमिक नंबर याद है, एग्जांपल एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम कितना होता है? 2, बिकॉज उसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स। ठीक है, ये यहाँ पर हमने अभी डिस्कस भी किया था, जहाँ हमने हीलियम वाला एग्जांपल लिया था, यहाँ पर हमने देखा था कि हीलियम के 2 प्रोटॉन थे। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है अभी तक जो अपन ने डिस्कस किया एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के रेफरेंस में? एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक मास मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, है ना। सिंपल वर्ड्स में आपको ऐसे याद रखना है। तो ये एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास भी हमने देख लिया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है, अच्छा कितने लोगों को पहले जो 20 एटम्स हैं, पहले 20 एटम्स, उनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों याद है? क्योंकि अभी अपन उसकी ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं। सर एटॉमिक नंबर याद है और मास सिलेक्टिवली याद है। मास सिलेक्टिवली याद है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो कॉमनली यूज होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोग को 1 सेकंड बोल रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम देता हूँ। एक बार टेबल बना लो, एक पहले 20 एटम्स के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिख लेना, और फिर जब मैं लिखूंगा तो उसमें फिर मिला लेना कौन कौन सा आपका गलत है, कौन कौन सा मिस हो गया। ठीक है, तो चालू करो लिखना। 20 तक याद है पर मास बिल्कुल याद नहीं। तो हाँ, पहले 20, जिसको जितना याद है वो उतना लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जी सर। और सर मेरी एक क्वेरी थी कि रिलेटिव एटॉमिक मास का यूज कहाँ होता है?
तो लिख लिया क्या सबने, जिसको जितना भी याद था? सर मेरी एक क्वेरी है, हाँ बताओ। रिलेटिव एटॉमिक मास का यूज कहाँ होता है सर? रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूज है नहीं है सच, बस वो रिलेटिवली कंपेयर करने के लिए है, इसको ऐसे समझ सकते हो, है ना। जैसे अपन रिलेटिव डेंसिटी लिखते हैं ना, रिलेटिव डेंसिटी सुना है 10th में? यस सर। तो रिलेटिव डेंसिटी में भी अपन ऐसे ही करते थे। एक मिनट रुको, मैं याद दिला देता हूँ थोड़ा। जैसे रिलेटिव डेंसिटी में, रिलेटिव डेंसिटी अपन ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे जैसे वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम/ml, है ना, तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी 1। तो रिलेटिव डेंसिटी भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी थी, है ना। और इसको कैलकुलेट कैसे करते थे अपन? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर के रेफरेंस में अपन रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो एक्चुअली ये जो डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे कितनी आती है? 1 ग्राम/ml, ठीक है। तो जैसे किसी सब्सटेंस की अगर एक्चुअल में डेंसिटी है 10 ग्राम/ml, मान लो 10 ग्राम/ml, तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो 1 ग्राम/ml है, ये जो 10 ग्राम/ml है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये यूनिट कैंसिल हो जाएगी दोनों, और बचेगा क्या आंसर? 10, ठीक है। तो ये जो रिलेटिव यस डेंसिटी सर। है, जिस तरह से ये हमें ये एक्सप्रेस ये बताती है कि वाटर के रिस्पेक्ट में उस सब्सटेंस की डेंसिटी कितने टाइम्स है, तो हम कहेंगे कि वाटर के रिस्पेक्ट में उस सब्सटेंस की डेंसिटी 10 टाइम्स है ना। उसी तरह से रिलेटिव एटॉमिक मास है कि जैसे कोई कह रहा है हीलियम का अगर रिलेटिव एटॉमिक मास 4 है, तो इस सेंटेंस का ये मतलब है कि एक हीलियम एटम का मास एक C12 एटम के रिलेटिव में 4 है। समझ में आया ना मामी? यस सर। मतलब इसका ऐसा कोई बहुत खास यूज है नहीं, है ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है वो, बस अपन को उसको ऐसे ही ध्यान में रखना है कि बस अपन को एटॉमिक मास की यूनिट हटा देनी है। तो हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास डिस्कस कर रहे थे। देखो इसके लिए एक ट्रिक मैंने देख रखी है, वो मैं तुम लोग को बता देता हूँ, है ना। उस फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में याद कर सकते हो। तो एटम, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, है ना। बेसिकली ये 3 वैल्यूज हैं जो काफी 2 वैल्यूज हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, जो काफी ज्यादा यूज होती है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। तो एटम है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, है ना। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, ये पहले 10 एटम्स हैं, है ना। पहले 10 एटम्स हैं, इनका एटॉमिक नंबर इसी ऑर्डर में आएगा, 1 2 3 अप टू 10। तो एटॉमिक मास कैसे याद करना है वो अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, है ना। तो एटॉमिक नंबर जो है उसको, एटॉमिक नंबर याद करने के लिए बस अपन को सीक्वेंस याद होना चाहिए किसी तरह से। तो सीक्वेंस अपन ने ऐसे याद कर रखा है, हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और फूफा जी ये ये है नाचेंगे, है ना। थोड़ा सा फनी है, ठीक है। इस फॉर्म में अपन ने एक स्टेटमेंट के फॉर्म में इसको बना लिया, हाई हील्स दिए बिना भी कल नानी और फूफा जी नाचेंगे।
किसी को कोई और स्टेटमेंट याद हो तो वो वैसे भी याद रख सकता है, ठीक है। अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बस ये फ्लो में याद रखना है। और फिर अगले 10 एटम्स अपन देखते हैं। एक सेकेंड रुको। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और एटम। तो अगले 10 एटम कौन कौन से हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना। इसको कैसे याद रखना है अपन को? ना मांग, ना मांग अल्लाह से पेप्सी सोडा। ये सीएल को अपन ने ऐसे लिख रखा है, कोला, कोको कोला टाइप, कोला और काजू केक, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट है ना। इस तरह से आपको ये अगले 20 स्टेटमेंट्स याद रह सकते हैं, अगले 20 एटम्स याद रह सकते हैं, और इनका भी वही एटॉमिक नंबर है, उसी सीक्वेंस में 11, 12 से लेकर ये कहानी आगे नीचे 20 तक चलती रहेगी। तो चलो, ये तो हो गया एटॉमिक नंबर, है ना। हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और फूफा जी नाचेंगे, नामांग अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू के। तो ये 20 एटम्स याद हो गए अपन को, तो एटॉमिक नंबर हमको याद हो गए। अब एटॉमिक मास याद करने के लिए ये मैंने इस तरह से याद कर रखा है। एटॉमिक मास याद करने के लिए देखो दो पॉसिबिलिटी है। एटॉमिक नंबर आपको याद हो गया, तो अब एटॉमिक नंबर, जब आपको एटॉमिक नंबर एटम याद हो गया तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो एटॉमिक नंबर इवन हो सकता है या एटॉमिक नंबर ऑड हो सकता है ना। सीधी बात है, दो ही पॉसिबिलिटी होती है, कोई भी नंबर या तो इवन होगा या ऑड होगा। तो अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो फिर एटॉमिक मास हो जाएगा 2 इंटू एटॉमिक नंबर। और अगर एटॉमिक नंबर अगर ऑड है तो एटॉमिक मास हो जाएगा 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, तो एक्सेप्शन अपन को ध्यान में रखना है। एक्सेप्ट आर्गन और बेरिलियम। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 40, और बेरिलियम का होता है 9, ठीक है। तो ये दो एक्सेप्शंस हैं जो इसको फॉलो नहीं करते, क्योंकि रूल के हिसाब से आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है? 18, है ना। तो 18 दूनी 36, 36, लेकिन एक्चुअल में इसका होता है 40। तो ये हमने एक्सेप्शन अलग लिख लिए। और यहाँ पर क्या एक्सेप्शन है ऑड वाले में? एक्सेप्ट हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन का 9, और क्लोरीन का कितना? हाइड्रोजन का सॉरी 9 नहीं होता, 14 होता है। और क्लोरीन का 35.5, ठीक है। तो इसको अपन को कैसे याद रखना है कि ये जो आर्गन और बेरिलियम है इसको मैंने ऐसे अरबी के फॉर्म में याद कर रखा है ना। अरबी एक भाषा भी होती है, अरबी एक टाइप की सब्जी, वेजिटेबल भी होती है। तो ये अरबी, है ना। और इसको कैसे याद कर रखा है अपन ने? ऐसे हनकल, है ना, हनकल, अंकल या हकलाता हुआ अंकल, इस तरह से इसको याद रख सकते हो, ठीक है। कल, ठीक है। तो अरबी और अंकल, अगर ये आपको दो वर्ड्स याद है तो मैं मान के चलूंगा कि आपको एक्सेप्शन याद रहेंगे, ठीक है।
वैल्यूज बस याद रख लेना। अब वैल्यूज एज सच याद रखने की कोई ट्रिक नहीं है, इसको एज इट इज याद रख लेना। 40 409 35.5 तो जनरली याद रहता है अपन को फ्लोरीन का, क्योंकि 0.5 केवल यही एक एटॉमिक मास है जिसको अपन 0.5 के साथ याद रखते हैं। हाइड्रोजन का भी जनरली याद रहता है, बस अपन को नाइट्रोजन का थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। फिर दूसरी बात इसमें कि कहीं हमें ये कंफ्यूजन ना हो जाए, हमारा ये जो दो फॉर्मूले हैं ये इंटरचेंज ना हो जाए, मतलब ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया और ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया, ऐसा कंफ्यूजन किसी स्टूडेंट को ना हो। इसके लिए हमें ये लॉजिक ध्यान में रखने की जरूरत है कि जब एटॉमिक नंबर अगर इवन होगा तो एटॉमिक मास भी इवन आएगा। तो यहाँ पर देखो, जब भी आप किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो आंसर है वो इवन ही होगा। अब ये मैथ्स है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, है ना। किसी भी नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो द आंसर विल ऑलवेज बी एन इवन नंबर, ठीक है। और सेम यहाँ पर एटॉमिक नंबर अगर ऑड है तो एटॉमिक मास भी ऑड आएगा। उसको अपन ने कैसे एडजस्ट किया, देखो 2 इंटू एटॉमिक नंबर, तो ये एक इवन नंबर है, और एक इवन नंबर में जब आप +1 ऐड करोगे तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, ऑड, ठीक है। इस तरह से अपन ने इसको याद कर रखा है। एटॉमिक नंबर अगर ऑड है तो एटॉमिक मास भी ऑड आएगा, एटॉमिक नंबर इवन है तो एटॉमिक मास भी इवन। एक्सेप्शंस जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो इतना अगर आपको ये टेबल याद है पूरी तरह, तो फिर एटॉमिक मास जो है हमें पहले 20 एटम्स के याद रहेंगे, और ये अगर 2 लाइन्स याद है तो एटॉमिक नंबर भी पहले 20 एटम्स के एज इट इज याद रहेंगे। तो आई होप इस डिस्कशन से थोड़ा कन्वीनियंस रहेगा आप लोगों को एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद रखने में। हाँ बताओ मृत्युंजय। सर ये कहते कि सिर्फ 20 तक याद रखने। हाँ अभी तक तो, मतलब अभी तक तो नहीं, मतलब अभी तो 20 तक ही याद रखो, इसके आगे अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी 12th क्लास में अपन जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो उसमें अपन को थोड़ा और जरूरत पड़ेगी 21 से 30 याद रखने की, तो वो अपन तब याद कर लेंगे अगले 10 जी सर, टाइम पे, 20 तक याद है ना। और बस सर ये ट्रिक केवल 20 तक ही एप्लीकेबल है कि ये सब जगह यूज हो सकती है? बेशक टिल 20 अपन को 20 तक की जरूरत पड़ेगी, उससे आगे अपन को पड़ेगी नहीं जरूरत, है ना। टिल 20 एटम्स, in fact first 20 atoms, till first 20 atoms। तो जनरली एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो हेवियर एटम्स होते हैं उनका दिया होता है क्वेश्चन में, है ना, इसलिए अपन को जनरली उनकी वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप ये पोर्शन सबको क्लियर हो गया। तो आज के लेक्चर को अपन 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने वही देखा था, एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल होता है। एटम्स से को मिला के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और मॉलिक्यूल 2 टाइप के होते हैं। अगर सेम एटम्स हैं तो वो एलिमेंट होगा, और अगर डिफरेंट एटम्स है तो वो कंपाउंड होगा, ठीक है। मॉलिक्यूल को याद कैसे रखना है, हर वो चीज जिसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो वो पार्टिकल एक मॉलिक्यूल है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। हर एलिमेंट एटम से मिलके बना होता है। ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो सेम होते हैं, और अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। एटम को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एटम्स कंबाइन होते हैं एलिमेंट और कंपाउंड बनाने के लिए, और एक कंपाउंड में जो नंबर और काइंड ऑफ एटम्स है वो सेम रहते हैं हमेशा। फिर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को हमने ऐसे समझा था कि कार्बन 12 के एक आइसोटोप को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो जो एक पार्ट आता है उससे अपन दूसरे एटम का वेट निकालते हैं, है ना। मास ऑफ एन एटम कंपेयर्ड विद 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो ये फिर 1 AMU उस 1/12 जो मास है उसको डिफाइन कर दिया 1 AMU, और 1 AMU की वैल्यू ये असाइन कर दी, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें याद रखना है। एटॉमिक मास को हमेशा AMU में एक्सप्रेस किया जाता है, एटॉमिक मास यूनिट, और एटॉमिक मास को मास नंबर भी बोला जाता है, विच इज एक्चुअली प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और रिलेटिव एटॉमिक मास में बस एटॉमिक मास की जो AMU है उसको हटा दो। फिर एटॉमिक नंबर था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इस तरह से हम दोनों को एक साथ याद रखते हैं।
एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स, एटॉमिक मास प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। फिर एंड में हमने ये ट्रिक देखी थी पहले 20 एटम्स के लिए एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को याद करने की। तो क्या आज का जितना डिस्कशन है सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है, चलो किसी को कोई भी डाउट हो या कोई भी दिक्कत हो या कुछ भी डिस्कस करना हो तो कभी भी मुझे कॉल कर सकता है, फ्री हैंड है। तुम्हारे पास नंबर होगा ही सब लोगों के पास मेरा? नहीं सर, मेरे पास नहीं है। तो मेरा नंबर ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यस सर, एक सेकेंड। ये सभी लोग नोट कर लें, चाहे तो मतलब नोट सेव कर लेना अपने मोबाइल में। एक तो ये मेरा नंबर है और दूसरा नंबर ये है, और मेरा जो व्हाट्सएप है वो इस नंबर पे चालू है। ठीक है, बाकी कॉलिंग दोनों नंबर पे हो सकती है। तो किसी को कुछ भी डिस्कस करना हो, कभी भी कोई भी समस्या हो केमिस्ट्री में, और कुछ और भी डिस्कस करना हो, जैसे इन जनरल भी कुछ पूछना हो, तो कभी भी आप कॉल कर सकते हो मुझे। ठीक है, तो अपन फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो गुड बाय टिल देन, गुड नाइट एवरीवन। वेलकम।